Hey everyone, or welcome to my channel Winter Studies. My name is Jeet Diwan and the subject of ancient history and the topic of your lecture number third coins. कॉइन्स माने होते हैं सिक्के। तो आज हम सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे कि किस काल में कैसे सिक्के थे, गुप्तोर काल में कैसे सिक्के थे, मौर्योत्तर काल में कैसे सिक्के थे। आज हम सिक्कों के बारे में हर एक सेगमेंट को, हर एक पॉइंट को बारीकी से वर्णन करेंगे। तो स्टार्ट हो जाइए दोस्तों। सिक्के। हमारे भारत में अनेक सिक्के और अभिलेख धरातल भी मिले हैं और इनमें से अधिकांश जमीन को खोदकर निकाले गए हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र भी कहते हैं। आजकल की तरह प्राचीन भारत में कागज की मुद्रा का प्रचलन नहीं था, पर धातु धन या धातु मुद्रा चलता था। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे से बने रहते थे। पकाई की मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे बड़ी संख्या में मिले हैं। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के अर्थात ईसा की आरंभिक 3 सदियों के हैं। गुप्तोत्तर काल में ये साढ़े 5.5 लगभग लुप्त हो गए हैं। प्राचीन काल में आज जैसी बैंकिंग प्रणाली नहीं थी, इसलिए लोग अपना पैसा मिट्टी और कांसे के बर्तनों में बड़ी हिफाजत से जमा कर रखते थे, ताकि मुसीबत के दिन में उस बहुमूल्य निधि को उपयोग कर सकें। ऐसी अनेक निधियां जिनमें न केवल भारतीय सिक्के और बल्कि रोमन साम्राज्य जैसे विदेशों टकसालों में ढाले हुए गए सिक्के भी हैं। देश के अनेक भागों में मिली है ये निधियां अधिकतर कलकत्ता, पटना, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर और मुंबई और मद्रास के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। बहुत से भारतीय सिक्के नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संग्रहालयों में भी देखने को मिलते हैं। चूँकि ब्रिटेन ने भारत पर लंबे अरसे तक शासन किया, इसलिए ब्रिटिश अधिकारी भी अपने निजी सार्वजनिक संग्रहालयों में बहुत सारे भारतीय सिक्के ले गए। प्रमुख राजवंशों के सिक्कों की सूचियाँ तैयार कर प्रकाशित की गई। कलकत्ता के इंडियन म्यूजियम, लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम आदि के सिक्कों की ऐसी सूचियां उपलब्ध है दोस्तों, परंतु बहुत सारे सिक्कों की सूचियां बनाना और प्रकाशित करना अब भी बाकी ही है। हमारे आरंभिक सिक्कों पर भी कछुए प्रतीक मिलते हैं, पर बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियों पर उल्लिखित मिलती है। इन सिक्कों के उपलब्ध स्थानों से यह ज्ञात होता है कि इलाके में इन सिक्कों का प्रचलन था। इस प्रकार प्राप्त सिक्कों के आधार पर कई राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण संभव हुआ है। विशेष उन हिंद यवन शासकों के इतिहास का जो उत्तरी अफगानिस्तान से भारत पहुँचे और जिन्होंने ईसा पूर्व 2री और पहली सदियों में यहाँ शासन किया। चूँकि सिक्कों का काम दान, दक्षिण, खरीद, बिक्री और वेतन मजदूरी और भुगतान में पड़ता था, इसलिए सिक्कों से आर्थिक इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। राजाओं से अनुमति लेकर व्यापारियों और स्वर्णकारों की श्रेणियों ने भी अपने कुछ सिक्के चलाए थे। इससे शिल्पकारी और व्यापार की उन्नत अवस्था सूचित होती है। सिक्कों के सहारे बड़ी मात्राओं में लेन देन संभव हुआ है और व्यापार को बढ़ावा मिला है। सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर कालों में मिले हैं, जो विशेष शीशे, प्लेटिन, तांबे, कांसी, चांदी और सोने के हैं। गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी किए। इन सब से पता चलता है कि व्यापार वाणिज्य विशेषता मौर्योत्तर काल में और गुप्त काल के अधिक भाग में खूब ही बढ़ा है। इसके विपरीत उत्तर काल में बहुत कम सिक्के मिले हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि उन दिनों व्यापार वाणिज्य शिथिल हो गए हैं। सिक्कों पर राजवंश और देवताओं के चरित्र, धार्मिक और प्रतीक और लेख भी अंकित रहते हैं, और ये सभी तत्कालीन कला और धर्म पर प्रकाश डालते हैं। सिक्कों से भी कहीं अधिक महत्व के हैं। इनके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र में एपिग्राफी कहते हैं और इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र में पैलियोग्राफी कहते हैं। अभिलेख मोहरों, प्रस्तुत स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और तापपत्रों पर मिलते हैं तथा मंदिर की दीवारों और ईंटों या मूर्तियों पर भी।
संगम देश में आरंभिक अभिलेख पत्थरों पर खुदे मिलते हैं, किंतु ईसा के आरंभिक शतकों में इस काम में ताम्र पत्थरों का प्रयोग आरंभ हुआ। तथापि पत्थरों पर अभिलेख खोदने की परिपाटी दक्षिण भारत में भारी मात्रा में जारी रही। दक्षिण भारत में मंदिर की दीवारों पर भी स्थायी स्मारकों के रूप में भारी संख्याओं में अभिलेख खोदे गए दोस्तों। सिक्कों की तरह अभिलेख भी देश के विभिन्न संग्रहालयों में सुरक्षित है। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में मुख्य पुरालेख शास्त्रियों के कार्यालयों में संग्रहित है। आरंभिक अभिलेख प्रारंभ भारत में यह है और ये ईसा पूर्व 3री सदी के हैं। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी से मिलने लगती है और 4वीं-5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। तब भी प्राकृतिक और प्रयोग समाप्त नहीं हुआ। अभिलेखों से प्रौद्योगिक भाषाओं का प्रयोग 9वीं-10वीं सदी में होने लगा। मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कापर्ष नामक ग्रंथ माला में संकलित करके प्रकाशित किए गए हैं, परंतु गुप्तोत्तर काल के अभिलेख अभी तक इस प्रकार सुव्यवस्थित रूप से संकलित नहीं हुए हैं। दक्षिण भारत के अभिलेखों की स्थान क्रमिक सूचियां प्रकाशित हुई है, फिर भी 50,000 से भी अधिक अभिलेख, जिनमें अधिकांश दक्षिण भारत के प्रकाशन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ये संभवतः ऐसी किसी भविष्य चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं जिसमें विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है दोस्तों। उनके कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में भी है जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती है। लेकिन पश्चिमोत्तर भाग के अलावा भारत के विभिन्न प्रदेशों में ब्राह्मी लिपि का ही प्रचार रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अशोक की शिलालेखों में यूनानी और अरमाइक लिपियों का भी प्रयोग हुआ है। गुप्त काल के अंत तक देश की प्रमुख लिपि ब्राह्मी ही रही है। यदि ब्राह्मी ही इसके विभिन्न शैलियों का भी भली भांति ज्ञान हो जाए तो कोई भी पुरालेखित ईसा की 8वीं सदी तक के अधिकांश पुरालेखों को पढ़ सकता है, परंतु उसके बाद इस लिपि की प्रौद्योगिक शैलियों में भारी अंतर आ गया है और इनके अलग अलग नाम दे दिए गए हैं। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरे पर मिलते हैं। ये लगभग दोस्तों 2500 ईसा पूर्व के हैं। इनका पढ़ना अब तक संभव नहीं हुआ है। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वे है ईसा पूर्व 3री सदी के अशोक के शिलालेख। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले थे, एक मेरठ में और दूसरा हरियाणा के टोपरा नामक स्थान में। उसने इन्हें दिल्ली मंगवाया और अपने राज्य के पंडितों से पढ़वाने का प्रयास किया और कोई भी पंडित पढ़ नहीं पाया दोस्तों। 18वीं सदी के अंतिम चरणों में अंग्रेज़ों ने इन्हें पढ़ने की कोशिश की तो इन्हें भी इसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 में सफलता मिली जेम्स प्रिसेंस को, जो उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवा में ऊंचे पद पर थे दोस्तों। अभिलेखों के अनेक प्रकार हैं। कुछ अभिलेखों में अधिकारियों और जनता के लिए जारी किए गए सामाजिक, धार्मिक तथा प्रशासनिक राज्यों, देशों और निर्णयों की सूचनाएं रहती हैं। अशोक के शिलालेख इस कोटि के हैं। दूसरी कोटि में वे अनुशासित अभिलेख आते हैं जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म आदि संप्रदायों के अनुयायियों थे। भक्ति भाव से स्थापित स्तंभों में प्रस्तर फलकों, मंदिर और प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण कराया। तीसरी कोटि में वे प्रशासनिक आती थे जिनमें राजाओं और विजेताओं के गुण और कीर्तियों का बखान तो रहता था, पर उनकी प्रजाओं को और कमजोरियों को कोई जिक्र नहीं करता था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशासनिक इस कोटि का उदाहरण है। इन सभी के अलावा बहुत सारे ऐसे दान पत्र मिलते हैं जिनमें न केवल राजाओं और राजपुत्रों द्वारा बल्कि शिल्पियों और व्यापारियों द्वारा भी मुख्यतः धर्मांतर, पैसा, मवेशी, भूमि आदि के दान अभिलिखित हैं।
मुख्यतः राजा और सामंतों द्वारा किए गए भूमि दान के अभिलेख विशेष महत्व है, क्योंकि इनमें प्राचीन भारत की भूमि व्यवस्था और प्रशासन के बारे में